चलिए बच्चों, तो अभी तक हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़े, उसका प्रॉब्लम्स भी बनाए और आप लोग आनंद भी किए, है ना। मज़ा भी आ रहा होगा प्रॉब्लम बनाने में। तो मैकेनिक्स का हो जाता है यहाँ पर समाप्ति। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ये साउंड, मैकेनिकल वेव। तो साउंड एक तरह का वेव है। तो वेव को पहले समझेंगे हम लोग कैसे, एनालिटिकली मतलब एनालाइज करेंगे कैसे प्रोपेगेट करता है, किसको वेव कहते हैं, क्या वेव भी एक तरह का मोशन है, एनर्जी का प्रोपेगेशन है या लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर, पता नहीं क्या होता है। तो उसको जरा सा पहले हम लोग समझेंगे और जितना कुछ समझेंगे उसी को मैथमेटिकल फॉर्म हम लोग दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रॉब्लम भी उसी पे बनेगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग वेव या वेव सिर्फ कहना उचित है कि नहीं है, वेव या वेव मोशन कहें, हम वेव मोशन कहते हैं क्योंकि ये भी एक तरह का मोशन ही है, ठीक है। बस जो मोशन होता है वो लोकेलाइज्ड होता है, ठीक है। अब आप लोग समझ नहीं रहे होंगे लोकेलाइज्ड क्या, गुरुजी लोग तो कुछ नहीं बताए, ऐसा कुछ किताब में भी नहीं मिला, लोकेलाइज्ड मोशन क्या हो गया। तो बेटा सबसे पहले आप लोग रिवाइंड करो, काइनेमेटिक्स पढ़ाए थे, काइनेमेटिक्स में क्या क्या सीखे थे हम लोग, सबको रिवाइंड करते चलो, बस उसी के आधार पर हम समझाएंगे। जैसे काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ाए थे, पोजीशन सीखे थे हम लोग, क्या पोजीशन होता है, पोजीशन चेंज करेगा तो क्या हो गया, मतलब एक बार टाइम रेट ऑफ पोजीशन क्या हो जाएगा, दो बार टाइम रेट ऑफ पोजीशन क्या हो जाएगा, तीन बार टाइम रेट ऑफ पोजीशन क्या हो जाएगा। तो ये सब पोजीशन को भी हम लोग डिफाइन किए थे। क्या किए थे बच्चा, डिफाइन किए थे। वेलोसिटी को डिफाइन किए थे, उसमें एवरेज वेलोसिटी था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था। फिर स्पीड को डिफाइन किए, फिर एक्सीलरेशन को डिफाइन किए और उसके बाद फिर फोर्स को समझे। तो ये सब समझने के बाद फिर फोर्स को समझे थे। फिर फोर्स और एक्सीलरेशन में एक रिलेशन पता लगाए थे, न्यूटन साहब पता लगाए थे, वो एक रिलेशन पता चला, उसको समझे। फिर मोशन के स्टडी को, मोशन का जो स्टडी था हमारा, कॉजेज ऑफ मोशन, है ना, और ये एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, तो ये सब जो हम स्टडी कर रहे थे उसमें डिफिकल्टी आ रहा था। तो हम लोग एक नया टर्म इंट्रोड्यूस क्या कर दिए थे, एनर्जी, है ना। एनर्जी में भी हम लोगों का सहूलियत हो रहा था मोशन को स्टडी करने में कि भाई काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर दो, फिर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दो, है ना। पर्टिकुलर नेचर का अगर फोर्स लग रहा है, पर्टिकुलर नेचर कहने का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, सब समझाए हम, ग्रेविटेशन में भी समझाए होंगे, जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ाए होंगे तब भी हम समझाए होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी फिर, है ना। फिर हम लोग धीरे धीरे अब मोशन कॉम्प्लिकेटेड होने लगा, एक हो गया ट्रांसलेशनल मोशन, है ना, एक हो गया रोटेशनल मोशन। तो मोशन भी जब कॉम्प्लिकेटेड होने लगा तो मोशन का स्टडी किए, तो फिर वहां एक टर्म और हम लोग इंट्रोड्यूस किए, रोटेशनल मोशन, है ना। रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन जो कहिए, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन अप्रोक्सीमेटली एक ही चीज है, बस थोड़ा सा अंतर है जो कि हम एक्सप्लेन किए थे, है ना। फिर इसको समझने के दरमियान हम लोगों को कंफ्यूजन होने लगा, तो नया नया टर्म फिर डिफाइन करना पड़ गया। क्या क्या डिफाइन किए थे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किए, फिर लीनियर मोमेंटम, फिर ट्रांसलेशनल मोशन के स्टडी में एक चीज डिफाइन किए, लीनियर मोमेंटम। फिर उसके बाद फिर जब रोटेशनल मोशन में घुसे तो हम लोगों को एंगुलर मोमेंटम भी डिफाइन करना पड़ गया। लेकिन इतना कुछ पढ़ने के बाद भी जब हम लोग एक स्पेशल टाइप का मोशन, मतलब ऑसिलेशन को जब स्टडी करने लगे, तो हो तो उसमें वही रहा था, पोजीशन चेंज हो रहा था पार्टिकल का, वेलोसिटी था उसमें, एक्सीलरेशन भी था, सब कुछ कैलकुलेट भी किए, एनर्जी मेथड से भी उसको समझे और काइनेमेटिकली भी समझे, फोर्स मेथड से भी समझे, वो सब तो ठीक था। लेकिन अब इसी के स्टडी के दरमियान फिर ये स्पेशल टाइप का मोशन था, उस मोशन का हम लोग फिर नाम क्या दे दिए, भैया ये स्पेशल टाइप है, इसको एसएचएम कर दो, हालांकि है सब मोशन। तो उसी प्रकार से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, वेव। अब इसमें जोड़ दो, वेव मोशन, क्लियर है मामला।
वेव मोशन। वेव मोशन है क्या? अगर एक लाइन में हमको डिफाइन करने के लिए कहिएगा, मैं अगर डिफाइन करूं आफ्टर रीडिंग सेवरल फिजिक्स बुक, आफ्टर स्टडिंग सेवरल फिजिक्स बुक्स, तो अगर वेव डिफाइन करने के लिए आप हमको कहिएगा तो वेव को बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला कह सकते हैं कि प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन ऑफ मीडियम। प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ अनदर सेक्शन ऑफ मीडियम, हम बोल रहे हैं मीडियम बोल रहे हैं, ठीक है, विदाउट एक्चुअली मूविंग द मीडियम पार्टिकल इज कॉल्ड वेव। दूसरे तरीके से भी लोग कहता है कि भाई प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या फिर वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन विदाउट एक्चुअली मूविंग द मीडियम पार्टिकल इज कॉल्ड वेव। दो तरह से डिफाइन हो गया। तीसरा कोई कहता है कि ट्रांसफर ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड वेव। कोई कहेगा कि वेव इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। हम कहते हैं वेव इज अ टाइप ऑफ मोशन। मोशन एक सेक्शन पे हम देते हैं और वो मोशन ट्रांसफर हो जाता है दूसरे सेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ट्रांसफर ऑफ मोशन या प्रोपेगेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड वेव। लेकिन हम ये सारा बात कर रहे हैं, यहाँ अभी मैकेनिकल वेव पढ़ा रहे हैं बेटा। जब आप नॉन मैकेनिकल वेव में घुसोगे तो वहां थोड़ा सा खेल अलग हो जाता है। इसमें फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट का कहना उसमें मीडियम का जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट बोले थे जैसे न्यूटन साहब की मीडियम का जरूरत है, वो इधर पार्टिकल मान करके उसको एक्सप्लेन किए। अब कुछ का कहना है कि भाई नहीं, मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, जो कि सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है, वहां कैसे भी प्रोपेगेट करता है। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चन रेज्ड इन माई माइंड एज वेल एज अदर स्टूडेंट्स माइंड कि भाई विदाउट एनी मीडियम वेव कैसे प्रोपेगेट करेगा। हालांकि अभी तक हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि जहां भी वेव वैक्यूम में प्रोपेगेट कर रहा है, मतलब जहां कोई पार्टिकल नहीं है, वहां हम मान के चलते हैं भैया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव है जो वैक्यूम में भी प्रोपेगेट। बट अभी वी आर नॉट डाइविंग डीप इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वी आर डिस्कसिंग मैकेनिकल वेव। भाई मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव, ये मीडियम के आधार पर हम वेव को ये डिफरेंशिएट किए हैं कि मैकेनिकल वेव किसको कहेंगे, विच रिक्वायर्स मीडियम। सिंपल चीज है। ये सब रीडिंग आप लोग डालिएगा बुक एनसीईआरटी, एचसी वर्मा या टीसी पांडे, कोई भी बुक हो, इरुडोव हो, रेसनिक हो, कोई भी बुक हो, तो आपको ये सब थोड़ा सा डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगा कि मैकेनिकल वेव किसको कहेंगे बेटा, विच रिक्वायर्स मीडियम। जैसे कि हम क्या बोले, कोई एक डेफिनेशन आप उठा लो कि ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ मीडियम टू अनदर सेक्शन इज कॉल्ड वेव, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस के ट्रांसफर के लिए एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन, ऐसा हो सकता है कि वैक्यूम में भी डिस्टर्बेंस ट्रांसफर हो जाए या मीडियम रिक्वायर करे। तो मैकेनिकल वेव के केस में याद ये रखना है कि ऑलवेज इट रिक्वायर्स मीडियम। अब मीडियम कुछ भी हो सकता है बेटा, मीडियम हो सकता है लिक्विड हो, है ना, गैस हो या सॉलिड हो। तो मैकेनिकल वेव जब भी ट्रांसफर करता है वन सेक्शन से अनदर सेक्शन, तो उसको क्या चाहिए, एक मीडियम। अब बेटा दूसरा एक चीज हम यूज कर रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई डिस्टर्बेंस को ट्रांसफर, डिस्टर्बेंस क्या होता है, व्हाट इज डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस क्या है। तो डिस्टर्बेंस को जरा सा ध्यान पूर्वक समझिएगा कि सडन चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मीडियम इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस। जैसे अभी यहाँ का जो एयर मोलिक्यूल है एकदम शांत है, आराम से पड़ा हुआ, चुप होंगे तो शांत हो जाएगा। देखो अब हम जैसे ही बोले तो हमारा जो ठीक ये लिप के सामने का जो मीडियम है वो क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ। फिजिकल स्टेट चेंज करने का मतलब क्या हुआ, हो सकता है टेम्परेचर बढ़ गया हो सकता है हीट का एक्सचेंज हुआ हो सकता है मोशन में आ गया हो। फिजिकल स्टेट, सडन चेंज इन फिजिकल स्टेट, वॉल्यूम चेंज किया हो, या कहने का मतलब डेंसिटी घट गया हो, बढ़ गया हो, वगैरह वगैरह,
बात समझ गया, या लाइट गई, बिजली गई, अब ऐसे अंधेरा में पड़ी है, दिख तो रहा होगा ना। तो सडन चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मीडियम इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस। चलिए ठीक है भाई। अब जरा सा हम इसको थोड़ा सा सिचुएशनल स्टडी करते हैं। हम एक मीडियम मान लेते हैं, क्या मोशन हो रहा है, कैसे कैसे वेव ट्रेवल करता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अभी हम कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं लिखेंगे, पहले हर चीज को समझ लीजिए, क्योंकि वेव इज अ टॉपिक जो कि बहुत विद्यार्थी, हम भी जब पढ़ाई मतलब जब हम 11th में थे तो बहुत समस्या होता था ये वेव को समझने में। कुछ दिखता नहीं है लेकिन भारी भारी इक्वेशन लिख देते थे सर, समझ में नहीं आता था। तो सबसे पहले जो कुछ नहीं दिख रहा है उसको हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पहले मीडियम एक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? मीडियम एक ले लेते हैं। चलो, ये मीडियम मतलब ऐसा मत समझना कि एयर मोलिक्यूल है, क्या है, नहीं है, हाँ है, हमको नहीं पता है, बट एक सेक्शन यहां ले लिया और एक सेक्शन यहां ले लिया, ये बीच में मीडियम है। मीडियम ये एयर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। क्लियर है मामला? अब हम क्या डिफाइन किए वेव कि प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टरबेंस फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन। जैसे कि हम यहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट किए। डिस्टरबेंस कहने का मतलब इमेजिन करके चलो कि यहां एक आप सिलेंडर ले लो, छोड़ो, क्या ले लो, एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है। अब यहां से हम इसको पुश करेंगे तो इसके जो एडजेसेंट पार्टिकल है वो क्या होगा? पुश होगा आगे, ठीक है। अब इसके ठीक आगे का पार्टिकल उसको पुश करेगा, उसके ठीक आगे का पार्टिकल उसको पुश करेगा। इस तरह से जो इसके एडजेसेंट जो पार्टिकल है इसको पुश किया, ये अपने अगले पार्टिकल को पुश किया, फिर अपने जगह पे आ गया। समझना क्या हो रहा है? ये मूव नहीं किया, बस ये अपने ठीक सामने वाला जो पार्टिकल था उसको डिस्टर्ब किया, फिर ये उसके सामने वाला, और इस तरह से डिस्टरबेंस कहां आ गया? यहां हम डेंसिटी इसलिए ज्यादा दिखा दी है कि जैसे यहां से जो पुश किया होगा तो यहां पर पार्टिकल क्लोजर आया होगा ना, इसलिए हम दिखा दिए। इसको आप डिस्टरबेंस समझ लो। इसको क्या समझ लो बच्चा? यही डिस्टरबेंस इधर जा रहा है। अब ये डिस्टरबेंस एक बार हम पुश किए, बस रोक दिए इसको, ठीक है। इसी प्रकार से हम स्ट्रिंग से भी समझ सकते हैं कि यहां हमारा स्ट्रिंग क्या है? फिक्स है। अब यहां पर हम क्या किए कि डिस्टरबेंस क्रिएट किए। ये टाइट है, स्ट्रिंग क्या है बेटा? टाइट है। हम एक बार ऐसे हल्का सा पुश किए तो यहां पर फॉर्म कैसा नहीं लेगा स्ट्रिंग? ऐसा। अब ये यहीं पे रुका हुआ रहेगा क्या? हम हल्का सा इसको पुश किए, ऐसे उछाले हल्का सा, फिर इसको पकड़ के रखे जहां पे था बीच में, तो ये जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ ये इधर जाना शुरू कर देगा, जाना शुरू करेगा ना सर्टेन स्पीड से, जैसे ये भी जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये डिस्टरबेंस जा रहा है। यहां पर मैं देखो, यहां पर जो पार्टिकल अपने एडजेसेंट पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, यहां पर का पार्टिकल फिर अपने पोजीशन पे है। ये ऐसा नहीं कि यहां पर का पार्टिकल यहां नहीं पहुंचा, डिस्टरबेंस पहुंच गया लेकिन यहां पर का पार्टिकल यहां नहीं पहुंचा, ये आगे जा रहा है। क्लियर है मामला? ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। अब यहीं से एक चीज हमको निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज कॉल्ड द वेव वेलोसिटी। फिर हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्लेन करेंगे। वेव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ दिस डिस्टरबेंस। ये जो डिस्टरबेंस है, जितने के वेलोसिटी से ये आगे चल रहा है बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव वेलोसिटी। अब देखो, ये डिस्टरबेंस कंटिन्यूअस भी हो सकता है। अब अगर वो रिफाइन करके इसको हम बोलें तो इसको पल्स बोलते हैं। इसको भी क्या बोलेंगे? अगर एक बार हम स्नैप किए, ये जा रहा है आगे, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? पल्स। ठीक है, तो ये भी पल्स हुआ, ये भी पल्स हुआ जा रहा है। कंटिन्यूअस प्रोपेगेशन ऑफ पल्स इज कॉल्ड वेव।
अगर यहाँ पर बहुत सारा हम बार बार ऐसे 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 मोशन दें तो बार बार यहाँ का पार्टिकल डिस्टर्ब करेगा और ये लगातार चलता रहेगा। हो सकता है यहाँ पे ये हो, फिर एक डिस्टर्बेंस यहाँ पे पहुँचा हुआ हो, एक यहाँ पहुँचा हुआ हो, एक यहाँ पहुँचा हो। ये डिस्टर्बेंस है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। समझना इस चीज़ को, विजुअलाइज करो। अभी ये हम दिखा दिए बस, ठीक है। यहाँ पहुँचा हुआ सब क्या चीज़ में है? मोशन में। ये डिस्टर्बेंस क्या चीज़ में है? मोशन में। क्लियर है? तो वेव वेलोसिटी क्या हुआ? तो स्पीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन, या फिर इसको इस तरह से बोलो कि स्पीड ऑफ एनर्जी, स्पीड ऑफ एनर्जी प्रोपेगेशन इन द मीडियम इज कॉल्ड वेव स्पीड। बात समझ में आ रही है? ये जितना स्पीड से आगे बढ़ रहा है, यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव का स्पीड बोलते हैं। क्लियर है? यहां तक में अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ कहीं दिक्कत हो गया समझने में, तो आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए कि सर गड़बड़ हो गया, हमको बुझाया नहीं। आप जो बोले बकवास कर दिए, हमको यहां पर तो कुछ बुझे भी नहीं किया। बात समझ में आ रही है? एक छोटा सा लाइट है बेटा, उसको हम जला देते हैं। कुछ हल्का फुल्का लाइट आया होगा, फिर लाइट आएगा तो ठीक है। तो ये हो गया भैया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो, बहुत सारा पार्टिकल लेकर के अगर हम समझेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। आप ऐसा मान करके चलना कि यहां पर जो ये पार्टिकल है, ये कैसा मोशन सब है? एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। यहाँ ये जो पार्टिकल है मीडियम का, वो कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है? एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रिंग का जो पार्टिकल है, ये भी कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। लेकिन ध्यान रहे, देखो यहाँ पर मैं वेव तो ऑल्दो ये अलोंग, अगर यहाँ पर हम इधर एक्स एक्सिस ले लें, इधर को वाई एक्सिस ले लें, तो यहाँ पर वेव किधर जा रहा है बेटा? आगे जा रहा है। लेकिन जो पार्टिकल जो मतलब एलिमेंट जो स्ट्रिंग का है, वो डिस्प्लेस्ड किधर हुआ? देखो, इसको यहाँ रहना चाहिए था, लेकिन ये वाला पार्टिकल को यहाँ रहना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर चला गया। यानी कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है पर्टिकुलर पार्टिकल का, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहा है। यहाँ अगर आप लोग इस पार्टिकल को मान लेते हैं कि ये अपने बगल वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया होगा, तो ये जो पार्टिकल है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये आगे जाएगा यहाँ, फिर ये यहाँ जाएगा। यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल का, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रहा है, वो उसी डायरेक्शन में। तो यहां से एक चीज हम कह सकते हैं, इसको अब दो अलग अलग टाइप का वेव हम कह सकते हैं। किस आधार पर? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम के आधार पर। यहां पर मैं अगर वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में ही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो, तो इस तरह के वेव को हम लोग बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर हो, तो इसको कैसा वेव हम लोग बोल देते हैं बेटा? ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है मामला? अब समझना बस ये है कि यहां पर जो पार्टिकल है सब किस चीज में है? एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम। दूसरा आपको अज्यूम करके चलना है कि देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी व्हाइल वेव प्रोपेगेट्स। हालांकि एक्चुअल स्थिति में तो एनर्जी का डिसिपेशन होगा ही होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि एनर्जी का डिसिपेशन नहीं होगा, लेकिन मान करके चलिए कि नहीं हो रहा है। ठीक है। तो किसी एक पार्टिकल को आप उठा लो, क्या ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। यहां पर एक पार्टिकल ले लो जो कि यहां से कितना डिस्टेंस पर है बुआ? एक्स डिस्टेंस पर है। इस पार्टिकल के ऊपर अब हम विचार करते हैं। ठीक है। किसी टाइम पर में हो सकता है कि ये जो पार्टिकल है अपने राइट एक्सट्रीम पे हो, यहां पे हो, किसी टाइम टी पर हो सकता है ये यहां हो, या फिर हो सकता है ये यहां हो, और उसी टाइम पर हो सकता है कि x बराबर x डैश पर का पार्टिकल यहां पर का पार्टिकल मीने पोजीशन पर हो। बात समझ में आ रही है?
कहने का मतलब मान लेते हैं कि अगर हम x को फिक्स कर देते हैं, हम इस पोजीशन पर के पार्टिकल के मोशन का स्टडी कर रहे हैं, बेटा सारा पार्टिकल यहाँ मोशन में तो है, लेकिन पार्टिकल अपने मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के अलावा अपना जो रूल है उसको ब्रेक नहीं कर रही है। कहने का मतलब अगर सिर्फ ये लाइन में हम ले लें पार्टिकल को, ऐसे समझना जरा सा बिल्कुल अच्छे से, ये मान लेते हैं कि ये मीन पोजीशन पे है पार्टिकल, इधर से डिस्टर्बेंस आया, इसको डिस्टर्ब किया, तो ये मान लेते हैं कि ये इसका एक्सट्रीम है, ये इधर लेफ्ट एक्सट्रीम, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जा सकता है, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जा सकता है, इसके अलावा ये आगे ना, यहाँ का पार्टिकल यहाँ नहीं चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ये बहुत स्मॉल होता है डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? तो अब समझिएगा इस चीज को कि ये इसको डिस्टर्ब किया, ये इसको डिस्टर्ब किया, ये डिस्टर्बेंस इधर गया, तो हम कह रहे हैं कि इस पार्टिकल को यहां पर हम कंसीडर किए, किस पार्टिकल को, इस पार्टिकल को, इस पार्टिकल को यहां कंसीडर किए एक्स पोजीशन पर। अब टाइम के साथ इसका जो है डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है, एक्सीलरेशन अलग अलग है इस पार्टिकल का। यानी कि हमारा ये जो पार्टिकल है, अगर हम इसके मोशन का स्टडी करें तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट, चूंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो एक्स अगर है तो ये किस किस चीज का फंक्शन है बेटा? दो चीज का है। इसके डिस्प्लेसमेंट को आप एस से ले लो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, किस किस चीज का फंक्शन है? एक्स का भी और टी का भी है ना। नहीं समझ में आया? एक्स पर का पार्टिकल एट एनी टाइम टी, अगर टी बदलेंगे, एक्स को अगर फिक्स रखें, यहीं पर के पार्टिकल का हम स्टडी अगर करें तो एक्स को फिक्स रखें, ठीक है, टाइम चेंज कर रहे हैं तो इसका पोजीशन बदलेगा ना, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी मीन पोजीशन पे होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी मीन पोजीशन पे होगा, टाइम के साथ बदल रहा है। अगर हम इस एक्स को भी बदल दिए, एक्स को भी बदल दिए एट द सेम टाइम, टी बराबर मान लेते हैं कि हम 1 सेकेंड पर सारे पार्टिकल का हम स्टडी कर रहे हैं, तो कोई पार्टिकल होगा मीन पोजीशन पे, कोई पार्टिकल होगा कहीं, कोई पार्टिकल होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, कोई होगा मीन और एक्सट्रीम के बीच में, कोई होगा मीन पोजीशन से पहले, मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। तो कहने का मतलब ये जो पार्टिकल का मोशन हो रहा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है किस किस चीज का फंक्शन है, एक्स का भी और टी का भी। ये समझ में आ रही बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। यहां पर में तो लिखना बड़ा आसान है, ऊपर बाई, तो यहां सीधे लिख देंगे बाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स एंड टी। एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, नहीं है फंक्शन। सेम टाइम पर पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पर एक्स को चेंज करेंगे, एस चेंज होगा, ठीक है। अगर एक्स टी दोनों को चेंज करेंगे तो भी एस चेंज होगा। टी को फिक्स कर दें, टी बराबर 1 सेकेंड पर, एक्स अगर बदलेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर हम एक्स को फिक्स कर दें और टी को बदलें, तो टी बदलेंगे तो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगा। कहने का मतलब हम डिस्प्लेसमेंट अभी लिखे हैं, ये वेलोसिटी भी हो सकता है, ये एक्सेलरेशन भी हो सकता है, लेकिन शुरुआत तो डिस्प्लेसमेंट से ही करते हैं ना। तो एस किस किस चीज का फंक्शन है? एक्स और टी का। पहला चीज ये आप समझ लीजिए कि ड्यूरिंग वेव प्रोपेगेशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, द displacement of particle is function of x as well as t। जहां x को समझिएगा, x क्या है? इट इज द पोजीशन अलोंग प्रोपेगेशन ऑफ वेव है। ये जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रहा है उसके अलोंग ये x पोजीशन बता रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब एक बात और यहां पर बता दे बेटा कि अभी वेव को समझने के लिए हम ये डिस्प्लेसमेंट के ही टर्म में सिर्फ नहीं समझ सकते, वरन एक तरह से और समझ सकते हैं, प्रेशर। कि जैसे कि हम यहाँ डिस्टर्ब किए पार्टिकल को, तो ये क्या हुआ, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ा, तो यहां पर क्या है, पार्टिकल का डेंसिटी क्या हुआ है, बढ़ा है। कहने का मतलब यहां पर कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन हुआ, इसका मतलब प्रेशर क्या हुआ है, बढ़ा है। और जहां से पार्टिकल हट के इसका प्रेशर बढ़ाया, वहां पर तो खालीपन आ गया होगा, तो उस पोजीशन या सेक्शन को हम क्या कहेंगे, वहां रेयरफाइड हो गया, मीडियम वहां क्या हो गया, रेयरफाइड हो गया। तो प्रेशर के टर्म में भी हम लोग वेव को समझ सकते हैं, मैकेनिकल वेव को, मतलब साउंड वेव को। बात समझ में आ रही है?
प्रेशर के टर्म में समझ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में समझ सकते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में समझते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि बाई इज इक्वल टू एफ एक्स टी। बाई क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी है, जहां बाई कैन बी प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जाएंगे। बाई एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि चेंज करता है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, जहां बाई क्या क्या हो सकता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, या मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। अगर हम सिर्फ मैकेनिकल वेव का बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बाई उसको क्या कहते हैं, प्रेशर हो सकता है। क्लियर है? बाई यहां वेलोसिटी भी हो सकता है, बाई यहां एक्सेलरेशन भी हो सकता है, वो आप आगे आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन दो चीज मान के चलिए कि बाई यहां डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है और प्रेशर भी हो सकता है। ठीक है, अब एक्स और टी का तो बहुत तरह का फंक्शन हो सकता है, जैसे कि हम लिख रहे हैं यहां पर, जैसे बाई बराबर हम लिख दें एक्स 5x + 70। देख रहे हैं, ये एक फंक्शन है जो कि x और t दोनों का फंक्शन है, बाई यानी कि x और t का फंक्शन है। तो क्या ये वेव को रिप्रेजेंट करेगा? अब ये करेगा कि नहीं करेगा, ये थोड़ा सा कहना भैया मुश्किल है। तो इसके लिए 2-3 ठो कंडीशन है कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो वेव को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर इस पर जरा सा अगर ध्यान दें तो यही से हम एक्स और टी में क्या रिलेशन होगा ये निकाल सकते हैं। यहां से एक्स और टी में क्या रिलेशन होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेव है, तो वो रिलेशन को हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल देंगे? देखिएगा ध्यान से, जरा सा कंफ्यूज मत होइएगा कहीं पर। जैसे कि इमेजिन करो, आप क्या करो, इमेजिन करो, देखो बेटा बहुत सारा ऐसा चीज होगा अभी जो आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी इसको जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में लाएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और अगर 2-4-10 प्रॉब्लम बना लिए तब तो बिल्कुल समझ जाइएगा आप। ठीक है, जैसे कि यहाँ ये डिस्टर्बेंस है हमारा। ठीक है, यहाँ आप ले लो, ये हमारा बाई नहीं लेकर के यहाँ पे आप बाई ले लो। ठीक है, ये हमारा एक पल्स है, डिस्टर्बेंस है, योगा लो। अब मान लेते हैं कि एट t इज इक्वल टू 0 टाइम पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? y है हमारा। क्लियर? अब ये टाइम के साथ क्या है, ये पल्स आगे बढ़ रहा है, कितना स्पीड से? वेव की स्पीड v से। मान लेते हैं कि t टाइम बाद यही पल्स कहां पहुंच गया बेटा जी? यहां पहुंच गया। अभी भी ये कितना स्पीड से जा रहा है आगे? v स्पीड से। ये जो पल्स है हमारा कहां पहुंच गया? ये यहां पहुंच गया। कितना डिस्टेंस है यहां से यहां के बीच में भैया? तो x है। इसको इतना डिस्टेंस कवर करने में बेटा टाइम कितना लगा होगा? अगर t कहें तो t बराबर हुआ होगा दूरी बटे 4, डिस्टेंस बटा स्पीड, इतना x बटा v। ठीक है, अब यहां अगर हम लोग ये टाइम t ले लें कि t टाइम पर यहां से ये पल्स चलना शुरू किया तो कितना टाइम के बाद ये x डिस्टेंस कवर्ड कर लेगा? बात समझ में आ रही है? तो कितना टाइम लगा? x बटा v टाइम लगा। बात समझ में आ रही है? अब समझना इस चीज को कि अगर हम यहां पर x बराबर 0 लें, ये क्या है? x बराबर 0, कहने का मतलब s इज इक्वल टू, हम कहें कि f x बराबर 0 और t का वैल्यू t पर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो y है। यहाँ s के जगह पर आप y ले लो, इसमें जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ठीक है, y है। y इज इक्वल टू एट x बराबर 0, जो बाई डिस्प्लेसमेंट है f x बराबर 0 t, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x तो 0 ले लिया तो f t हो गया। क्लियर है? y कितना आ गया? f t। अब देखो t प्लस x बटा v टाइम के बाद भी y का वैल्यू क्या है? देखो ध्यान से, t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? y है, और
एक्स बटा भी टाइम और आगे बढ़ाई पल्स, एक्स बटा भी टाइम जब आगे बढ़ा तो इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है, इस पॉइंट का देखो, इसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, वाई ही है, और इसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या है यहां पर, वाई ही है। यानी कि टी प्लस एक्स बटा भी टाइम के बाद भी डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, वाई ही है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम मान के चलें कि टी टाइम पर वेव यहां है एक्स पोजीशन पर, समझना बात को, किसी टाइम टी पर अगर ये पल्स कहाँ है, एक्स पोजीशन पर है, तो टी माइनस एक्स बटा भी टाइम पर ये वेव कहाँ होगा, एक्स बराबर 0 पर होगा। नहीं समझ में आई बात? टी बराबर टी माइनस एक्स बटा भी टाइम पर, इसका मतलब ये कहाँ रहा होगा, एक्स बराबर 0 पर रहा होगा। यही हमारा वेव का क्या है, y इज इक्वल टू एफ टी माइनस एक्स वाई। यही हमारा क्या है, वेव का इक्वेशन है। और ये वेव किधर प्रोपेगेट कर रहा है बेटा, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? अगर यही वेव लेफ्ट डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता तो यहां पर सिर्फ ये माइनस के जगह पर क्या लगा देते, प्लस लगा देते। माइनस लगा यानी कि वेव हम किधर प्रोपेगेट करवा रहे थे, राइट साइड, मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर यहां पर प्लस साइन लगाते तो वेव किधर प्रोपेगेट करता, नेगेटिव साइड में। बस उस साइन का इतना ही मतलब है। कहने का मतलब यहां हम एक ट्रिक बता देते हैं कि अगर इसका साइन और इसका साइन सेम हो, नेगेटिव नेगेटिव हो दोनों, टी भी नेगेटिव हो और एक्स बटा भी नेगेटिव हो, तो वेव किधर प्रोपेगेट करेगा, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। और अगर दोनों का साइन अपोजिट हो तो वेव किधर प्रोपेगेट करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इतना तक हम लोग समझ गए। बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स वाई भी अभी लेके चलो हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर किसी टी टाइम पर ये पल्स का पोजीशन क्या है, एक्स है, तो एक्स बटा भी टाइम पहले इसका पोजीशन क्या रहा होगा, एक्स बराबर 0 पर रहा होगा। तो वही तो हम सीधा सीधा लिख दिए, बाई बराबर एफ ऑफ टी माइनस एक्स बटा भी। ये इक्वेशन ऑफ वेव हो गया। अब बेटा समझते जाना कि अगर टी और एक्स में ऐसा रिलेशन हम ला सके, कैसा रिलेशन, ऐसा टी प्लस माइनस एक्स बटा भी टाइप का, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेव रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इतना सही वेव रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए बुक्स वगैरह में देखिएगा तो इसी को डिफ्रेंशिएट करके एक रिलेशन लाता है। इसको छापना चाहे तो छाप लीजिए, नहीं तो इसको मिटा के हम मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज करेंगे। अब एक रिलेशन दिखाता है, कैसा रिलेशन, कैसा रिलेशन दिखाता है। आज का टॉपिक थोड़ा सा आप लोगों को ऊपर ऊपर थोड़ा सा हल्का सा पार हो रहा होगा, तो इसको झेल लीजिए। आज आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये सब फिर क्लियर हो जाएगा और अच्छे से, ठीक है। चलो, तो बाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, एफ ऑफ एक्स माइनस बी वाई टी, ओ सॉरी टी माइनस एक्स वाई भी आया ना, ठीक है। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ध्यान रहे, देखो f चूंकि t और x दो चीज का फंक्शन है, तो जब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको टाइम के रेस्पेक्ट में या x के रेस्पेक्ट में, तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो एक बार इस टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट किए पार्शियली, इसको एक बार पहले करेंगे t माइनस एक्स वाई भी इंटू क्या होगा, अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x हमारा क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया ना। तो टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। फिर बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा डेल टू बाई वाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश आई इंटू टी माइनस एक्स बटा भी आई इंटू, फिर इसको टाइम के रेस्पेक्ट में तो 1। अब ये एफ डबल डैश टाइम के रेस्पेक्ट में है ना, इसको जरा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये फिर 1 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, फिर इसको x के रेस्पेक्ट में कर दो, तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा बेटा,
एफ डैश टी माइनस एक्स वाई भी, फिर अंदर वाले को करेंगे तो -1/v हो जाएगा। क्लियर। फिर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो del2y बाई del x स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश टी माइनस एक्स बट्टा भी इंटू माइनस माइनस प्लस तो 1/v स्क्वायर। इसको 2 ले लो। 1 और 2 की मदद से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो del2 बाई del t स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, v स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू del2y, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सोल्व करके क्या आता है, यही आता। तो एक कंडीशन ये होता है, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स टी एक फंक्शन है तो ये वेव को रिप्रेजेंट करेगा अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये क्या करता है बेटा, सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन ये याद रखना, इसी से हम इसको लाए ना, बात समझ रहे। तो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स टी कोई फंक्शन है तो ये फंक्शन वेव रिप्रेजेंट करेगा जब ये इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। लेकिन यही सिर्फ सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, इस पे एक कंडीशन और लगेगा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स टी, यहां y का सिंगल वैल्यू आना चाहिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड t, यानी कि y शुड बी डिफाइंड फॉर एनी x एंड t। दूसरा कंडीशन क्या लग गया, ये लग गया। पहला कंडीशन क्या लगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या लग गया कि y शुड बी डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड t। नहीं डिफाइन होगा तब तो फंक्शन ही नहीं होगा ना, बात समझ आ रहा है। तो y डिफाइन होना चाहिए, मतलब y का यूनिक वैल्यू होना चाहिए, मतलब सॉरी सिंगल वैल्यू होना चाहिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड t। पहला ये कंडीशन लग गया। दूसरा ये कि y शुड बी सिंगल वैल्यूड फॉर एनी x और t। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और क्या कंडीशन इस पर लगना चाहिए, सोचिए। एक तो ये लग गया y इज इक्वल टू एफ एक्स टी वेव रिप्रेजेंट करेगा अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दूसरा y शुड बी डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड t। और तीसरा हम यही लगा दो ना कि जो x और t में रिलेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ये लीनियर रिलेशन होना चाहिए। जनरलाइज्ड फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि f ऑफ ax प्लस माइनस bt। x और t में जो रिलेशन होना चाहिए लीनियर होना चाहिए। आप कहिएगा सर आप तो ई लाए अब लिख दिए वो, तो बेटा इसको एक काम करो ना, v को ले लो 1/v को ले लो कॉमन, नहीं समझे। 1/v को अगर आप कॉमन ले लोगे तो v तो यहां ऐसे भी कांस्टेंट है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि at माइनस ई भी 1/v तो कांस्टेंट है ना, तो इसको bx ले लो। और पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो माइनस लगेगा और नेगेटिव डायरेक्शन में तो प्लस लगेगा। इसको बुक्स वगैरह में किसी बुक में आप देखिएगा इसको इस तरह से भी लिख दिया है कि एक दूसरा फंक्शन आप ले लीजिए g(ax) प्लस माइनस bt ले लीजिए। क्यों, तो 1/v को कॉमन ले लो, बाहर कर दो तो bt माइनस x। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से भी ले लिया गया है। तो पहला कंडीशन ये, दूसरा ये और तीसरा ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो ही वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा वेव रिप्रेजेंट करेगा। y यहां पर में जो है ये क्या होना चाहिए, y एंड इट्स डेरिवेटिव del y बाई del t है या del y बाई del x, ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। एक कंडीशन ये भी लगा सकते हैं। पहला x और t में लीनियर रिलेशन होना चाहिए। दूसरा ये हो गया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तीसरा वो हो गया कि y शुड बी सिंगल वैल्यूड फॉर एनी x एंड t। और एक और कंडीशन ये लगा दो कि y शुड बी y एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूअस। ठीक है, इतना सारा चीज अब दिमाग में मोटा मोटी आप 3 कंडीशन लगा करके चलिएगा। ये तो होना ही चाहिए, फिर वो भी होना चाहिए सिंगल वैल्यूड, और क्या कहें उतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं करेगा। तो तीसरा कंडीशन याद रखेगा, लीनियर रिलेशन होना चाहिए। लीनियर नहीं है, जैसे मान लेते हैं
कि यहाँ पर में हमारा f जो है ax² प्लस माइनस bt हो गया, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया ना, वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ना, लीनियर रिलेशन नहीं है, तो ये तो लगाने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, इसको लिमिट करो आप, कहने का मतलब ये जो शर्त लगा रहे हैं इसको लिमिटेड कर दो ना। अब 3 4 को शर्त कैसे याद रखोगे, इसी से तो हम ये लाए हैं, मतलब लीनियर रिलेशन, और इसको एक ही बात मान सकते हो, लीनियर रिलेशन से ही तो ये लाए, तो इससे ये आ जाएगा सोल्व करके, ठीक है ना। तो एक कंडीशन ये रखो, इसको आप हटा दो, दूसरा कंडीशन ये रखो, और तीसरा रखो कौन, कि बाई शुड बी, बाई एंड इट्स डेरिवेटिव, बाई और इसका डेरिवेटिव दोनों क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। 3 कंडीशन हो गया, बाई शुड बी, द रिलेशन बिटवीन x एंड t शुड बी लीनियर, या फिर ये कहो या ये कहो, दोनों एक ही बात है, कहने का मतलब ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरा, बाई शुड बी सिंगल वैल्यूड, कहने का मतलब बाई शुड बी डिफाइंड फॉर एवरी x एंड t, और तीसरा, बाई एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूअस। एक सवाल ले लेते हैं जरा सा, ठीक है, एक सवाल देखो HC वर्मा सर का है, जरा सा देख लो इसको, ठीक है। देखो जरा सा, ठीक है। इसको लेने से पहले 1 2 सवाल इससे ले लेते हैं बेटा, इसका थोड़ा सा ले लो, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है इसमें, कहता है कि इन ए वेव मोशन बाई इज इक्वल टू, इन ए वेव मोशन बाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो कहता है कि बाई कैन रिप्रेजेंट, क्या क्या ये रिप्रेजेंट कर सकता है, ये बताइए आप, क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। ऑप्शन दे दिया है क्या क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर और मैग्नेटिक फील्ड। अब आप बताइए कौन कौन सा हो जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन में है बेटा ए ई फील्ड, बी फील्ड, सी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और डी प्रेशर हो सकता है। अभी बस एक्सप्लेन किए हैं हम कि बाई कैन बी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेशर। तो चारों ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी ना एक्सप्लेन किए हम आपको, तो चारों ऑप्शन हो जाएगा इसमें। दूसरा एक क्वेश्चन है, इसको भी देखा ही लीजिए। कहता है कि सो दैट इक्वेशन बाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स सेटिस्फाइज द वेव इक्वेशन दिस। कहता है कि बाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स satisfies the wave equation this, find the speed of wave and the direction in which it is traveling। देखो समझना जरा सा, सब कुछ तो समझा ही दिए हैं। देखो सबसे पहला कहता है कि साबित करिए कि ये वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला कंडीशन लग गया कि बाई एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूअस। तो साइन जो है कंटिन्यूअस है, साइन का कैसा होता है ग्राफ, ऐसा कंटिन्यूअस, कहीं पे कटा फटा छटा उठा उठा नहीं है। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा लगाते हैं, एक्स और टी में लीनियर रिलेशन है ले है। तीसरा आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार डेल वाई बाई डेल टी कर दो, तो ए ओमेगा और साइन का डीसी क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यही तो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, टी के रेस्पेक्ट में किया, एक्स को कांस्टेंट मानेंगे ना, तो ओमेगा टी, तो ओमेगा बाहर निकाल दिया। फिर एक बार और कर दो, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर, तो ए ओमेगा विथ नेगेटिव साइन और ये साइन। फिर अब इसको x के रेस्पेक्ट में कर दो, तो डेल बाई बाई डेल एक्स बराबर ए कॉस के लग जाएगा, सॉरी माइनस के लगेगा, कॉस में गया ना,
और ये अब कांस्टेंट हो गया, ये टर्म जो हमारा x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसको कांस्टेंट मारेंगे तो ये k आ गया बाहर, एक बार और मार दीजिए इसको, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, cos का dc माइनस साइन, तो ये प्लस, तो फिर भी माइनस तो रहेगा ही, तो k स्क्वायर a, ये cos तो हो जाएगा साइन इतना। अब इसको इसमें इसको जो था कंडीशन, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर क्या होगा, 1/a ओमेगा स्क्वायर डेल टू बाई बाई डेल टी स्क्वायर बराबर, फिर इधर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल टू बाई बाई डेल एक्स स्क्वायर और इंटू 1/k स्क्वायर, ए से ए खत्म हो गया, तो डेल टू बाई बाई डेल टी स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर बटा के स्क्वायर इंटू डेल टू बाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। सेटिस्फाई कर रहा है ना, देखो सब खत्म हो गया, डेल टू बाई बाई डेल टी स्क्वायर, तो ये भी यही ना हमारा भी था, भी स्क्वायर आया था ना, तो यानी कि भी बराबर ओमेगा बटा के हमारा हो गया। स्पीड भी निकालना था वेव का स्पीड भी निकल गया और सेटिस्फाई भी हो गया कि वेव को तो रिप्रेजेंट करिए रहा। इसमें और कोई क्वेश्चन था क्या, satisfies the wave equation, find the speed of wave and the direction in which it is। डायरेक्शन के बारे में तो बता ही दिए थे कि अगर ये दोनों का साइन अपोजिट हो, देख रहे हैं माइनस है और ये प्लस है, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है वेव, तो बता ही दिए थे, ठीक है ना। और तो इसको हटाइए, अब एक एच सी वर्मा का सवाल है, इसको जरा सा आप देख लीजिए, ठीक है। एक किनका सवाल है, एच सी वर्मा, इसको हटाते हैं भैया। कहते हैं कि ये वेव इज प्रोपेगेटिंग ऑन ए लॉन्ग स्ट्रेचड स्ट्रिंग अलोंग इट्स, तो लिख दिए पहले ही कि ये वेव इज प्रोपेगेटिंग, टेकन एज अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द वेव इक्वेशन इज गिवन एज, वेव का इक्वेशन क्या है भैया, तो बाई इज इक्वल टू बाई नॉट ई टू द पावर माइनस टाइम बटा टाइम पीरियड माइनस एक्स बटा लैम्डा का स्क्वायर। कहता है वेयर बाई नोट क्या है, 4 mm, ठीक, टी बराबर 1 सेकेंड, ठीक, लैम्डा बराबर 4 सेंटीमीटर, ये भी ठीक। ए में कहते हैं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेव का वेलोसिटी निकालिए। देखो इसमें हम एक चीज बता देते हैं बेटा, इसमें हम कुछ मिस किया हूँ, एक चीज बता देते हैं कि वेव का वेलोसिटी जब भी पूछे ना, तो सीधा सीधा क्या करिएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ जो वेव इक्वेशन है ना, कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ले लीजिएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा वेव वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ध्यान रहे बाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस डी टी। तो वेव का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ टाइम मतलब बी बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, विदाउट एनी साइन इन कंसिडर नहीं करना है, सीधा सीधा। तो यहाँ पर मैं अगर इसमें वेव वेलोसिटी पूछा जा रहा है तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम कितना है 1 बटा टी बटा कोएफिशिएंट ऑफ दिस तो 1 बटा लैम्डा, यानी कि लैम्डा बाई टी, यानी कि लैम्डा एफ। तो हो गया ना वेव वेलोसिटी, नहीं समझ में आया। वेव इक्वेशन अगर दिया हुआ हो और पूछे कि वेव वेलोसिटी निकालिए, तो सीधा सीधा क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वही क्या हो जाएगा हमारा वेव वेलोसिटी हो जाएगा।
नहीं समझ में आ रहा? सिंपल सा तो बोल रहा हूँ। दूसरे में क्या कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या कहते हैं, फाइंड द फंक्शन एफ टी गिविंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इज इक्वल टू 0। फाइंड द फंक्शन एफ टी निकालने के लिए कह रहे हैं। सीधा एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो सीधा है डिस्प्लेसमेंट एट एक्स क्या हो जाएगा, बाई नॉट ई टू द पावर माइनस एक्स का वैल्यू 0 पुट करो तो टी बाई टाउ हो जाएगा, यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर सॉरी उसमें स्क्वायर भी लगेगा, आंसर में स्क्वायर है। और फिर पुटिंग, सॉरी कहाँ गया भाई, फाइंड द फंक्शन जी एक्स गिविंग द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट टी इज इक्वल टू 0। टी का वैल्यू आप 0 डालिए और शेप ऑफ स्ट्रिंग बताइए। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन है ये तो, बढ़िया।